Hello friends, welcome back to my channel Vishali's Word and I am Vishali Mishra. तो I am back with a new video जो कि है To the Pupil, चैप्टर 4 है पोएट्री सेक्शन का और इसे लिखा है हेनरी एल डेरोजियो ने। तो ये पोएम को हम एज यूजुअल जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, लाइक स्टैंजा वाइज समझेंगे उसे। और अगर आपने 4th चैप्टर से पहले वाले चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं और नहीं कंप्लीट हुए आपको और आप सर्च कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, आपको सारे वीडियोस की लिंक्स मिल जाएंगी। तो वहाँ पर जा करके जस्ट क्या करना है, आपको इजीली एक क्लिक करना है उस लिंक पे और आप पहुँच जाएंगे इस वीडियो में और जा करके अपना वो पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये अब बढ़ेंगे हम आगे अपने वीडियो में। तो इसमें हम देखेंगे कि पोएट क्या कहना चाह रहे हैं अपने पोएम के थ्रू, वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एंड बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो, तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो लाइक अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और लोग के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी यूज़फुल हो सके उनके लिए भी और उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके। स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम जो कि है टू द पीपल्स और इसे लिखा है हेनरी एल डेरोजियो ने। तो सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया गया है अबाउट द पोएट, मतलब कवि के बारे में। तो देखते हैं क्या बोला गया है। Henry El Derozio was born in 1807. His father was Portuguese while his mother was an Indian. He was a schoolmaster in Calcutta. He lived in the 19th century. She used to teach English and was an ardent nationalist. His fame as a poet rests on his longer poem, The Fakir of Jahangir. ठीक है, तो ये कुछ लिखा हुआ है, अब समझ लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। हेनरी एल डेरोजियो वॉज बॉर्न इन 1807, मतलब जो हेनरी एल डेरोजियो हैं उनका जन्म 1807 में हुआ। हिज फादर वॉज पुर्तगीज़ वाइल हिज मदर वॉज एन इंडियन। उनके पापा पुर्तगीज़ थे और उनकी मम्मी जो थी वो इंडियन थी, भारतीय थी। ही वॉज ए स्कूल मास्टर इन कैलकाता, वो कैलकाता में एक स्कूल में मास्टर थे। ही लिव्ड इन 19th सेंचुरी, और वो 19th सेंचुरी में रहते थे। ही यूज़ टू टीच इंग्लिश एंड वॉज एन आर्डेंट नेशनलिस्ट, वो इंग्लिश पढ़ाते थे और एक वो स्ट्रॉन्ग राष्ट्रवादी थे। हिज फेम एज पोएट रेस्ट ऑन हिज लॉन्गर पोएम द फ़कीर ऑफ जहांगीर, ठीक है। और जो उनकी सबसे ज़्यादा फेमस बुक थी दैट वाज फ़कीर ऑफ जहांगीर। तो ये तो कुछ बात हो गई पोएट के बारे में। अब देख लेते हैं पोएम में क्या कहा गया है। तो वैसे ही हम स्टार्ट करते हैं 4th चैप्टर। पहले हम एक स्टैंज़ा ले लेंगे, इसमें टोटल हैं 3 स्टैंज़ाज। तो पहले एक स्टैंज़ा ले लेंगे, उसको समझ लेंगे, फिर जब वो बिल्कुल क्लियर होगा तब हम आगे स्टैंज़ा पे पहुँचेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टैंज़ा स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा पोएम के बारे में बता देती हूँ। इसमें कवि कह रहे हैं, क्योंकि कवि एक खुद ही एक अध्यापक हैं, ठीक है, तो इसलिए वो एक बात कह रहे हैं कि एक अध्यापक जो है ना, जब वो अपने बच्चों को फ़ायदा मिलते हुए देखता है, उनको आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो अपने चरित्र के साथ साथ ही अपने देश के लिए भी अच्छी चीज़ें करता है और अपने देश की नींव बहुत मजबूत बनाता है। अपनी बौद्धिक शक्तियों का विस्तार करते शिशुओं को देखकर एक अध्यापक बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है, गर्व महसूस करता है। वह उनकी हर एक गतिविधि पर बहुत ज़्यादा सावधानीपूर्वक निगरानी करता है। तो यहाँ पर सिर्फ कवि ने ये चीज़ बताई है इस वाले पूरी पोएम में कि किस तरीके से जब एक बच्चा, एक शिष्य जिसे उन टीचर ने, किसी भी अध्यापक ने पढ़ाया है, जब उसे आगे बढ़ता हुआ देखकर कितनी ज़्यादा खुशी उनको महसूस होती है, कितना ज़्यादा गर्व उनको महसूस होता है। तो ठीक है, ये हमने हल्का सा जान लिया पोएम के बारे में। अब हम क्या करेंगे, स्टैंज़ा अपना स्टार्ट करते हैं। तो अपनी बुक ओपन करके बैठना है, हमें पता है, क्योंकि और लाइन बाय लाइन समझते जाना है। तो फर्स्ट स्टैंज़ा है, expanding like the petals of young flowers. I watch the gentle opening of your minds and sweet loosening of spells that binds your intellectual energies and powers.
that stretch like young birds in soft summer hours their wings to try their strength। तो ये है हमारा फर्स्ट पैरा। अब देख लेते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। तो इस पैराग्राफ में क्या है, कवि ने कहा है कि शुरुआत में बिल्कुल शिष्यों का मस्तिष्क जो होता है, दिमाग जो उनका होता है, बंद होता है। मतलब इतना ज़्यादा बड़ा वास्ट नहीं होता है, कुछ ज़्यादा सोच समझ नहीं पाता है, उनके दिमाग बंद होते हैं। ठीक है, शिक्षा पाने के बाद में उनके दिमाग फूलों की तरह, उन्होंने यहाँ पर दिमाग को कंपेयर करा है फूलों से। कहा है कि फूलों की कलियों की तरह खिल जाते हैं, कलियाँ अपनी पंखुड़ियाँ फैला देती हैं। शिष्यों के दिमाग खुल जाते हैं जादू की तरह। जैसे जादू होता है, कोई भी चीज़ को छुपा सकता है या बंद कर सकता है, ढक सकता है, वैसे ही क्या होता है, अज्ञानता भी इनके दिमाग को ढक कर रखती है, बंद करके रखती है। फिर क्या होता है, उनके दिमाग स्वतंत्र होते हैं। शिष्य को फिर उन्होंने कंपेयर करा है, उनकी तुलना करी है चिड़िया से। उन्होंने कहा है कि शिष्य जो होते हैं एक छोटी चिड़िया की तरह होते हैं जो कि उड़ने का प्रयास करती है। उसी प्रकार शिष्य भी जब वो मजबूत हो जाते हैं तब अपनी बौद्धिक और कल्पना, अपनी बुद्धि और कल्पना का सहारा लेकर वो उड़ने का प्रयास करते हैं। मतलब और बाहर जीवन के बारे में सोचते हैं और अलग अलग दिशाओं में अच्छी बातों के बारे में सोच पाते हैं, उसके बारे में कोई निर्णय कर पाते हैं। तो यहाँ पर इस वाले स्टैंजा में कवि ने ये बात कही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ, स्टैंजा सेकेंड। तो स्टैंजा सेकेंड में दिया गया है, ओ हाउ द विंड्स of circumstances and freshing April showers of Kali knowledge and unnumbered kinds of new perceptions shed their influence, and how you worship truth's omnipotence। तो ये है स्टैंजा सेकेंड। अब हमने रीड कर लिया है और इसे समझ लेते हैं अच्छे से। इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि परिस्थितियाँ बहुत अलग अलग तरह की होती हैं। जो नई उम्र के बच्चे होते हैं, शिष्य होते हैं, वो उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। जिस तरीके से धीमी धीमी बौछार वाली बारिश इंग्लैंड में अप्रैल के महीने में ताज़गी पैदा कर देती है, उसी तरीके से नई उम्र में अप्रैल की बौछारों की तरह ही प्राप्त किया हुआ ज्ञान स्फूर्ति भर देता है शिष्यों में। शिष्यों के मस्तिष्क की शक्तियाँ विकास में बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं। उनकी ज्ञानेंद्रियाँ भी उनको अलग अलग तरह के ज्ञान प्राप्त करती हैं और उनकी सहायता करती हैं। जब वो अनुभव करने लगता है कि सत्य ही एक सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है, तब वह सत्य में, सच में विश्वास करने लगता है। तो यही चीज़ इन्होंने बताई है यहाँ पर कि किस तरीके से धीरे धीरे वो चल के आगे चीज़ें सीखते हैं और किस तरीके से जो उनका ज्ञान है उनको विकास की तरफ ले जाता है। और जब उनको लास्ट में समझ में आ जाता है कि सच ही सबसे बड़ी ताकत है, इसके ऊपर कोई भी ताकत नहीं है, तब वो सच में भरोसा करने लगते हैं। तो यही चीज़ बोली है इन्होंने सेकंड पैरा में। अब चलते हैं थर्ड पैरा की तरफ। थर्ड स्टैंजा भी देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। स्टैंजा 3 में बोल रहे हैं, What joyance reigns upon me when I see fame in the mirror of futurity, weaving the chaplets you have yet to gain, ah, then I feel I have not lived in vain। तो ये लास्ट की 4 लाइन्स है जिन्हें अब हम समझने जा रहे हैं। तो लेट्स सी क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें कवि। इस स्टैंजा में कवि कह रहे हैं, शिक्षक भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। चाहे शिक्षक बोलें या फिर कवि बोलें, एक ही बात है, क्योंकि कवि जो हैं इसमें वो शिक्षक थे। तो एज अ शिक्षक ही वो बात कर रहे हैं, एज अ शिक्षक ही वो सोच रहे हैं। तो जो शिक्षक हैं वो सोच रहे हैं भविष्य के बारे में। वो सोचते हैं कि उसके शिष्य महान और लोकप्रिय बनेंगे, अगर वो लोकप्रिय अभी नहीं हैं तो। लेकिन भविष्य उनके सम्मान के लिए गले के हार तैयार कर रहा है। वो प्रतीक्षा कर रहा है भविष्य कि कब वो सम्मान लोकप्रिय हों और वो उन्हें सम्मान में हार पहनाएं। यह विचार कवि के लिए बहुत ज़्यादा खुशीदायक है, खुशी देने वाला है। वह संतुष्ट हैं कि उसने महान व्यक्ति को जन्म दिया है।
तो बस यही चीज़ें कह रहे हैं कवि कि किस तरीके से एक शिक्षक ही बच्चे को बनाता है, उसका भविष्य वही निर्धारित करता है कि मतलब अगर अच्छा ज्ञान दिया तो वो अच्छा बन जाएगा, और जब वो अच्छा बनता है, बच्चा विकास की तरफ जा रहा होता है, तो टीचर को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि किस तरीके से उनका पढ़ाया हुआ शिष्य आगे बढ़ रहा है और आगे भविष्य में भी बहुत लोकप्रिय बनेगा और सब उसको सम्मानित करेंगे। तो बस यही चीज़ें बताई हैं यहाँ पर बच्चे की, मतलब यहाँ पर कवि ने बताया है किस टीचर की एक इम्पोर्टेंस, अध्यापक की इम्पोर्टेंस बताई है, और बच्चों की भी, शिष्य की इम्पोर्टेंस यहाँ पे बताई है। उनको कंपेयर करा है चिड़िया की तरह, किस तरीके से बस उसको एक स्कोप मिल जाए और वो उड़ना चाहते हैं, बस एक सहारे की ज़रूरत होती है जो कि अध्यापक उनको देते हैं, और सही दिशा में वो ले जाते हैं बच्चों को। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। तो बस आज हमारी 4th चैप्टर जो कि है पोएट्री सेक्शन का, वो भी कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये पोएम, ये वीडियो कैसा लगा है, ज़रूर बताइएगा। प्लस अगर कोई डाउट है तो जब नहीं पूछते हैं हम डाउट कॉन्टिन्यूसली और आगे बढ़ते रहते हैं, तो ये होता है एक हीप सा बन जाता है, और फिर लास्ट में हमें ये लगता है कि यार कितने सारे डाउट्स हैं। और लास्ट जब एग्ज़ाम टाइम पर होता है, तो ये जब हम पोएम लेकर के ये सेक्शन कंप्लीट करने बैठेंगे तो लगेगा यार इसमें तो सारे डाउट्स ही डाउट्स हैं, मैं पढ़ा क्या। तो आपने जो मेहनत करी वो भी पूरी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि एक डाउट भी वो दिमाग में खटकता रहता है कि यार ये डाउट है, अगर यही आ गया तो उसकी वजह से वो आपकी परफॉर्मेंस जो आपको आ रहा है उसको भी अफेक्ट करता है। इस वजह से डाउट्स के साथ आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है, ठीक है, आपको पूछना है और आगे आलसी। और बाकी 5th चैप्टर जो है हमारा, मैं बहुत जल्दी वो भी लेके आने वाली हूँ, इसलिए बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि जैसे ही 5th चैप्टर आए तो आप सबसे पहले उसे देखें और अपना चैप्टर वो कंप्लीट कर सकें। So till then, bye bye. Take care.